नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। आज मैं आपके सामने फिर से एक बेहतरीन उपन्यास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह उपन्यास है स्पर्श, जिसे लिखा है राजवंश जी ने, और यह बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसे आप अवश्य ही सुनिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रानू, राजवंश, गुलशन नंदा के कई उपन्यास प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन सभी राइटर्स ने कई उपन्यास लिखे हैं, परंतु जो कहानियां बहुत ही अच्छी हैं वही आपके सामने प्रदर्शित की जा रही हैं। यकीन मानिए, यदि आपने इस कहानी को सुनना शुरू किया तो आप इसे सुनते ही चले जाएंगे। तो प्रस्तुत है स्पर्श का पहला भाग। परंतु इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मिलेंगे, उनको भी सुनिए। तो शुरू करते हैं स्पर्श का पहला भाग। दीपा ने मुड़कर देखा। पहाड़ी के पीछे से चांद निकल आया था। अंधकार अब उतना ना था। नागिन की तरह बल खाती पगडंडी अब साफ नजर आती थी। उजाले के कारण मन की घबराहट कुछ कम हुई और उसके पांव तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। सोनपुर बहुत पीछे छूट गया था। छूटा नहीं था, छोड़ दिया था उसने। विवशता थी। अपनों के नाम पर कोई था भी तो नहीं, और जो थे उन्होंने उसका सौदा कर दिया था, बेच दिया था उसे सिर्फ 5,000 रुपयों में। सिर्फ 5,000 रुपये, यही कीमत थी उसकी। कल उसका विवाह होना था बूढ़े जमींदार के साथ। चंपा बता रही थी शहर से अंग्रेजी बैंड आ रहा है। कुछ बाराती भी शहर से आ रहे थे। जमींदार का एक मकान शहर में भी था। पूरे गांव की दावत थी। जमींदार अपने विवाह पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था, और इससे पूर्व कि यह सब होता, उसकी बारात आती, वह जमींदार की दुल्हन बनती। उसने सोनपुर छोड़ दिया था सदा के लिए। सोचा था लक्ष्मणपुर में उसकी बुआ रहती है, वहीं चली जाएगी। सोचते सोचते वह पगडंडी से नीचे आ गई। चांदनी अब पूरे यौवन पर थी। ये लगता मानो वातावरण पर चांदी बिखरी हो। दाएं बाएं घास के बड़े बड़े खेत थे, और उनसे आगे थी वह सड़क जो उस इलाके को शहर से मिलाती थी। घास के खेतों से निकलते ही दीपा के कदमों में पहले से अधिक तेजी आ गई। शहर की दूरी 4 मील से कम न थी, और उसे वहां प्रभात से पहले ही पहुंच जाना था। एकाएक वह चौंक गई। पर्वतपुर की दिशा से कोई गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर दीपा के मन में एक नई आशा जगी। गाड़ी यदि रुक गई तो उसे शहर पहुंचने में कोई कठिनाई ना होगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। ये एक छोटा ट्रक था जो उसके समीप आकर रुक गया, और इससे पूर्व के वह ट्रक चालक से कुछ कह पाती, अंदर से 4 युवक निकले और उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य एवं अविश्वास के साथ साथ वासना के भाव भी नजर आते थे। दीपा ने उन्हें घूरते पाया तो वह सहम गई। उसे लगा कि उसने यहां रुककर ठीक नहीं किया। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनमें से एक युवक ने अपने साथी को संबोधित किया, हीरा। कमाल है गुरु, क्या कमाल है यह कि ऊपर वाले ने हमारे लिए आकाश से एक परी भेज दी। है तो वास्तव में परी। क्या रूप है, क्या यौवन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात का वक्त है, चारों ओर सन्नाटा है। तो फिर करें शुरू खेल। नेकी और पूछ पूछ कहते हैं शुभ काम में, तो वैसे भी देरी नहीं करनी चाहिए। कहते ही युवक ने ठहाका लगाया। इसके उपरांत वह ज्यों ही दीपा की ओर बढ़ा, दीपा कांपकर पीछे हट गई और घृणा से चिल्लाई, खबरदार यदि किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो। वाह रानी। युवक इस बार बेहूदी हंसी हंसा और बोला, ऊपर वाले ने तुझे हमारे लिए बनाया है। तू हमारे लिए आकाश से परी बनकर उतरी, और हम तुझे हाथ न लगाएं, छोड़ दें तुझे। नहीं रानी, इस वक्त तो तुझे हमारी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, दीपा फिर चिल्लाई। किंतु युवक ने इस बार उसे किसी गुड़िया की भांति उठाया और निर्दयता से सड़क पर पटक दिया। यह देखकर दीपा अपनी बेबसी पर रो पड़ी और पूरी शक्ति से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। युवक उसे निर्वस्त्र करने पर तुला था। उसने तत्काल अपना फौला जैसा पंजा दीपा के मुंह पर रख दिया और बोला, चुप साली, इस वक्त तुझे भगवान भी बचाने नहीं आएगा। किंतु तभी वह चौंक गया। शहर की दिशा से एक गाड़ी आ रही थी, और उसकी हेडलाइट्स में एक वही नहीं, उसके साथी भी पूरी तरह नहा गए थे। घबराकर वह अपने साथियों से बोला, यह तो गड़बड़ी हो गई हीरा। डोंट वरी गुरु, तुम अपना काम करो, इस गाड़ी वाले को हम देख लेंगे। दीपा अब भी चिल्ला रही थी।
और मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी, किंतु इस प्रयास में उसे सफलता न मिली और युवक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका ध्यान अब आने वाली गाड़ी की ओर न था, किंतु इससे पूर्व के दीपा को लूट पाता सामने से आने वाली गाड़ी ठीक उसके निकट आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही युवक के साथी द्वार की ओर बढ़े, किंतु गाड़ी वाला स्थिति को समझते ही दूसरे द्वार से बाहर निकला और उसने फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी रिवॉल्वर उन लोगों की ओर तान दी। साथी घुर्राकर बोला, छोड़ दो उसे, नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। युवक ने दीपा को छोड़ दिया। दीपा उठ गई। उसकी आंखों से टपटप आंसू बह रहे थे। चारों युवक सन्नाटे जैसी स्थिति में खड़े थे। अंत में उनमें से एक ने मौन तोड़ते हुए गाड़ी वाले से कहा, आप जाइए बाबू, यह हमारा आपसी मामला है, और वैसे भी इंसान को किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। गाड़ी वाले ने एक नज़र दीपा पर डाली और फिर युवकों से कहा, यह गाड़ी तुम्हारी है? हाँ। इधर कहाँ से आ रहे हो? पर्वतपुर से। तो अब तुम लोगों की भलाई इसमें है कि अपनी गाड़ी में बैठो और फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बाबू साहब, आप हमारा शिकार अपने हाथ में ले रहे हैं। तुम लोग जाते हो या? गाड़ी वाले ने अपनी रिवॉल्वर को सीधा किया। चारों युवक गाड़ी में बैठ गए। फिर जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो युवक ने रिवॉल्वर जेब में रखी और दीपा के समीप आकर उससे बोला, आप यहाँ क्या कर रही थीं? शहर जा रही थी, दीपा ने धीरे से उत्तर दिया। इस समय बेवस्ता थी, काम ही कुछ ऐसा था किंतु आपको यूँ अकेले ना जाना चाहिए था। दिन का समय होता तो दूसरी बात थी, किंतु रात में कहा ना, बेवस्ता थी। खैर चलिए, मैं आपको शहर छोड़ देता हूँ। यूँ तो मुझे सोनपुर जाना था, किंतु आपका यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। आप कष्ट ना करें, मैं चली जाऊँगी। यह तो मैं भी जानता हूँ कि आप चली जाएंगी। काफ़ी बहादुर हैं आप। बहादुर ना होती तो क्या रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ती? दीपा ने इस बार कुछ ना कहा। युवक ने इस बार अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और बोला, आइए, संकोच मत कीजिए। दीपा उसका आग्रह न टाल सकी और गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही युवक ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी दौड़ने लगी तो वह दीपा से बोला, कहाँ रहती हैं? जी, सोनपुर। सोनपुर? युवक चौंक कर बोला, फिर तो आप वहाँ के जमींदार ठाकुर कृपात सिंह को अवश्य जानती होंगी। वह मेरे पिता हैं। दीपा के सम्मुख धमाका सा हुआ। युवक कहता रहा, मेरा नाम विजय है। शुरू में मैं बाहर रहा हूँ, इसलिए सोनपुर से कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 5 वर्ष पहले गया था, केवल 2 घंटे के लिए। गांव का जीवन मुझे पसंद नहीं। गांव में अभी शहर जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। दीपा के हृदय में घृणा भरती रही। विजय उसे मौन देखकर बोला, आपको तो अच्छा लगता होगा। जी, गांव का जीवन? विजय ने कहा, कोहरे से ढकी पहाड़ियाँ, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हरी भरी वादियाँ। विवशता है। क्यों? भाग्य को शहर का जीवन पसंद ना आया तो गांव में आना पड़ा। इसका मतलब है अभी 2 वर्ष पहले ही सोनपुर आई हूँ। उससे पहले शहर में ही थी। वहाँ माता पिता थे, किंतु एक दिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुझे शहर छोड़ना पड़ा। ओह, विजय के ओठों से निकला। दीपा खिड़की से बाहर देखने लगी। स्टेशन आ चुका था। विजय ने गाड़ी रोक दी। दीपा गाड़ी से उतरी और एक कदम चलकर रुक गई। लक्ष्मणपुर जाना था उसे, दूर के रिश्ते की बुआ के पास, पर उसने तो कभी उसकी सूरत भी न देखी थी। केवल सुना ही था कि पापा की एक ममेरी बहन भी थी। क्या पता था उसे वहाँ भी आश्रय मिले या ना मिले। क्या पता बुआ उसे पहचानने से भी इनकार कर दे। विपत्ति में कौन साथ देता है? यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएगी वह? कौन आश्रय देगा उसे? किस प्रकार जी पाएगी वह अकेली? दीपा सोच में डूब गई। पश्चाताप भी हुआ। यूँ भटकने से तो अच्छा था कि वह सोनपुर में ही रहती, बिक जाती, समझौता कर लेती अपने भाग्य से। तभी विचारों की कड़ी टूट गई। किसी ने उसके समीप आकर पूछा, क्या आपको वास्तव में लक्ष्मणपुर जाना है? दीपा ने चेहरा घुमाकर देखा। यह विजय था, जो ना जाने कब से निकट खड़ा उसके विचारों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। दीपा उसके प्रश्न का उत्तर न दे सकी। विजय फिर बोला, मैं समझता हूँ आप लक्ष्मणपुर न जाएंगी। जाना तो था, किंतु दीपा के ओठ खुले। किंतु क्या? सोचती हूँ मंजिल न मिली तो? राहें साफ सुथरी हों और मन में हौसला भी हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। राहें अनजानी हैं तो फिर मेरी एक सलाह मानिए। वह क्या? लौट चलिए। कहाँ? उन्हीं पुरानी राहों की ओर। यह असंभव है। असंभव क्यों? इसलिए क्योंकि उन राहों में कांटे हैं, दुखों की चिलचिलाती धूप है और नरक जैसी यातनाएं हैं। जी नहीं पाऊंगी।
इससे तो अच्छा है कि यहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर, कहते कहते दीपा की आवाज़ रुंध गई। जीवन इतना अर्थहीन तो नहीं। अर्थहीन है विजय साहब, जीवन अर्थहीन है। दीपा अपनी पीड़ाओं को ना दबा सकी और बोली, कुछ नहीं रखा जीने में। हर पल दुर्भाग्य का विष पीने से तो बेहतर है कि जीवन का गला घोंट दिया जाए, मिटा दिया जाए उसे। आपका दुर्भाग्य यही कि अपनों ने धोखा दिया, पहले हृदय से लगाया और फिर पीठ में छुरा भोंक दिया, बेच डाला मुझे, पशु समझकर सौदा कर दिया मेरा। आप? दीपा सिसक पड़ी। सिसकते हुए बोली, मैं पूछती हूँ आपसे, मैं पूछती हूँ, क्या मुझे अपने ढंग से जीने का अधिकार ना था? क्या मैं आपको पशु नजर आती हूँ? नहीं दीपा जी नहीं, विजय ने तड़प कर कहा। आप पशु नहीं हैं। संसार की कोई भी नारी पशु नहीं हो सकती। और यदि कोई धर्म, कोई संप्रदाय और कोई समाज नारी को पशु समझने की भूल करता है, उसका सौदा करता है, तो मैं ऐसे धर्म, समाज और संप्रदाय से घृणा करता हूँ। दीपा सिसकती रही। विजय ने सहानुभूति से कहा, दीपा जी, आपके इन शब्दों और इन आंसुओं ने मुझसे सब कुछ कह डाला है। मैं जानता हूँ दुर्भाग्य आपको शहर से उठाकर गांव ले गया। वहाँ कोई अपना होगा, उसने आपको आश्रय दिया और फिर आपका सौदा कर दिया। इस क्षेत्र में ऐसा ही होता है। लोग तो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। फिर आप तो पराई थीं, और जब ऐसा हुआ तो आप रात के अंधेरे में सोनपुर से चली आईं। सोचा होगा दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं तो आश्रय मिलेगा, कहीं तो कोई होगा जिसे अपना कह सकेंगी। दीपा की सिसकियां हिचकियों में बदल गई। एक पल रुककर विजय फिर बोला, रोइए मत दीपा जी, मत रोइए, आइए मेरे साथ चलिए। नहीं, भरोसा कीजिए मुझ पर, यकीन रखिए, संसार में अभी मानवता शेष है। आइए आइए दीपा जी, विजय ने आग्रह किया। दीपा के हृदय में द्वंद्व सा छिड़ गया। दीना की चौपाल पर महफिल जमी थी। सुबह होने को थी, किंतु पीने पिलाने का दौर अभी चल रहा था। दीना शराब के नशे में कुछ कहता और यार दोस्त उसकी बात पर खुलकर कहकहा लगाते। एकाएक अंदर से कोई आया और उसने दीना के कान में कहा, काका, यह तो गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी भतीजी दीपा रो रही होगी। काका, बात रोने की होती तो कुछ न था। अबे तो कुछ हुआ भी, दीपा घर में नहीं है। दीना के सामने विस्फोट सा गूंज गया। वह कुछ क्षणों तक तो सन्नाटे जैसी स्थिति में बैठा रहा और फिर एकाएक उठकर चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? काका, यह बिल्कुल सच है, दीपा गांव छोड़कर भाग गई है। दीना तुरंत अंदर गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। दोस्तों ने कुछ पूछा तो वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। बात जमींदार तक पहुंची। दिन निकलते ही जमींदार का बुलावा आ गया। दीना को जाना पड़ा। जमींदार ने देखते ही प्रश्न किया, क्यों बे, हमारी दुल्हन कहाँ है? सरकार के बच्चे, हमने तुझसे अपनी दुल्हन के बारे में पूछा है। जमींदार घुर्राया। दीना उसके पाँव में बैठ गया और रोते रोते बोला, हुजूर, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया हुजूर। उस कमीने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसे अपने घर में शरण दी, उसे सहारा दिया, और वह मुझे भी धोखा देकर चली गई हुजूर। कहाँ चली गई? ईश्वरी जाने हुजूर, मैं तो उसे पूरे गांव में खोज खोज कर थक गया हूँ। जमींदार यह सुनते ही एक झटके से उठ गए और क्रोध से दांत पीसकर बोले, तू झूठ बोलता है हरामजादे। सरकार, हरामजादे, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 2 कौड़ी का न छोड़ा हमें। अभी थोड़ी देर बाद हमारी बारात सजनी थी। शहर से 20 यार आने थे। दूल्हा बनना था हमें, और तूने हमारे एक एक अरमान को जलाकर राख कर दिया। किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा हमें। मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर। नहीं, माफ़ करेंगे हम तुझे। हम तेरी खाल खींचकर इसमें भूसा भर देंगे। हम तुझे इस योग्य न छोड़ेंगे कि तू फिर कोई धोखा दे सके। इतना कहकर उन्होंने निकट खड़े एक नौकर से कहा, मंगल, इस साले को इतना मार के इसकी हड्डियों का सूरमा बन जाए। मर भी जाए तो चिंता मत करना और लाश को फेंक आना। नहीं हुजूर नहीं, दीना गिड़गिड़ाया। जबकि मंगल ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे बलपूर्वक खींचते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही जमींदार बैठ गए और परेशानी की दशा में अपने बालों को नोचने लगे। सूरज की पहली पहली किरणों ने अभी अभी धरती का स्पर्श किया था। आंगन में ताजी धूप खिली थी और दीपा एक कमरे में खिड़की के सम्मुख खड़ी धूप में मुस्कुराते गुलाब के फूलों को देख रही थी। शहर की तंग गली में वह एक पुराने ढंग का मकान था जिसे जमींदार साहब ने वर्षों पहले खरीदा था।
पैसे की कोई कमी न थी, अतः उन्होंने इसे किराए पर भी न दिया था। कभी गांव से मन ऊब जाता तो वह इस मकान में 2-4 दिन के लिए चले आते। मकान की देखभाल के लिए केवल एक नौकर वहां रहता। किंतु दीपा इस समय उस मकान के विषय में नहीं, केवल अपने विषय में सोच रही थी। विजय का आग्रह मानकर वे यहाँ चली तो आई थी, किंतु उलझनों से अभी भी मुक्ति न मिली थी। यूं विजय का व्यवहार उसे अच्छा लगा था और उसके मन में अविश्वास की भी कोई भावना न थी, किंतु कठिनाई तो यह थी कि विजय उसकी जमींदार का बेटा था और यह मकान भी उसी जमींदार का था। और दीपा को यहाँ आना इस प्रकार लग रहा था जैसे वह एक गर्त से निकलकर फिर किसी दूसरी गर्त में आ गिरी हो। उसने तो यह चाहा था कि वह सोनपुर से दूर चली जाएगी, इतनी दूर के किसी को उसकी छाया भी न मिलेगी। किंतु उसे क्या पता था कि वह दुर्भाग्य के पंजे से छूटकर एक बार फिर उसी के हाथों में आ जाएगी। तभी वह चौंकी। विजय ने कमरे में आकर कहा, लीजिए चाय दीपा जी, पी लीजिए। दीपा ने कुछ ना कहा। उसने पल भर के लिए चेहरा घुमाया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। विजय ने उसे यूं विचारमग्न देखा तो समीप आकर बोला, क्या देख रही हैं? इन फूलों को, इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट? इनका दुर्भाग्य। दुर्भाग्य क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी यह हंसी केवल कुछ समय की है। एक दिन दुर्भाग्य की आंधी आएगी और ये पत्ती पत्ती होकर बिखर जाएंगे। कविता कर रही हैं? नहीं, स्वयं की तुलना कर रही हूं इनसे। किंतु शायद एक बात आप नहीं जानती, रात के पश्चात भोर अवश्य होती है। मैं जानती हूं, मेरे जीवन में भोर कभी ना आएगी। भोर तो आ चुकी है। कब? उसी समय जब मैंने आपको देखा था। हालांकि वह अंधेरी रात थी, किंतु मेरा मन कहता है कि आपके जीवन में फिर वैसा अंधेरा कभी नहीं आएगा। आप? दीपा चौंक पड़ी। विजय ने कहा, जाने दीजिए, चाय ठंडी हो रही है। दीपा बैठ गई। विजय ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, बाथरूम आंगन में है। दीपा ने चाय की चुस्की ली और बोली, एक प्रार्थना है आपसे। कहिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। विजय को यह सुनकर आघात सा लगा। बोला, शायद भय लग रहा है। भय किससे? मुझसे? इतना बड़ा मकान है और एक अजनबी व्यक्ति सोचती होंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो फिर जाने की बात क्यों? आप समाज को नहीं जानते। आप यही तो कहना चाहती हैं कि लोग क्या कहेंगे? हाँ, चिंता मत कीजिए, लोगों की जुबान मैं बंद कर दूंगा। विजय ने कहा। यह कहकर कि नहीं विजय साहब, दीपा ने कहा और एक झटके से उठ गई। विजय ने देखा खिड़की से छनकर आती धूप में उसका मुख सोने की भांति दमक रहा था। दीपा के कंधों पर फैले बाल तो इतने सुंदर थे कि उनके आगे घटाओं का सौंदर्य भी फीका लगता था। वह कुछ क्षणों तक तो दीपा के इस सौंदर्य को निहारता रहा और फिर बोला, आप शायद बुरा मान गई। विजय साहब, आप नहीं जानते कि मैं जानता हूँ। मैंने यह सब कहकर अपराध किया है। अपराध इसलिए क्योंकि आपके मन को टटोला भी नहीं और अपने मन की बात कह बैठा। हो सकता है आपने यह भी सोचा हो कि मैं अपनी व्यवस्थाओं से खेलने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु विश्वास कीजिए, यह सत्य नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको भी मंजिल की तलाश थी और मुझे भी। मैंने तो सोचा था इस प्रकार आपको भी अपनी मंजिल मिल जाएगी और मुझे भी। आप तो जानती हैं, जीवन के लंबे रास्ते यूँ अकेले नहीं कटते। इस सफ़र में किसी न किसी साथी का होना जरूरी होता है। किंतु यदि मैं आपके योग्य नहीं तो ऐसा मत कहिए विजय साहब। दीपा ने चेहरा घुमा लिया और तड़प कर बोली, आप तो देवता हैं, आप तो महान हैं कि आपकी महानता का कोई नाम भी नहीं दे सकती। फिर क्या बात है? दीपा इस प्रश्न पर मौन रही। विजय फिर बोला, बताइए ना, फिर आप मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हैं? अपने दुर्भाग्य के कारण। दीपा बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे दुर्भाग्य की छाया आप पर भी पड़े। और यदि मैं यह कहूँ कि आपका मुझसे मिलना मात्र एक संयोग ही नहीं मेरा सौभाग्य है, तो फिर भी मैं चाहूँगी कि आप मुझे भूल जाएं। आप तो जानते ही हैं कि सोनपुर यहाँ से दूर नहीं। उन लोगों को जब पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो यह बात है। विजय की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। एक पल मौन रहकर वह बोला, फिर तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सोनपुर में ऐसा कोई नहीं जो हमारे विरुद्ध जबान खोल सके। तभी बाहर से नौकर की आवाज़ सुनाई पड़ी, छोटे मालिक, स्नान का पानी रख दिया है। ठीक है हरिया, विजय ने कहा। इसके पश्चात वह दीपा से बोला, अब आप स्नान कर लीजिए और हाँ, मैं 1 घंटे के लिए सोनपुर जाऊंगा। बात यह है कि पापा के दिमाग में कुछ कमी आ गई है। सुना है वो शादी कर रहे हैं।
यूँ मुझे उनके इस निर्णय में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पिछले 5 वर्षों से रुद्र पर रहता हूँ, वहीं पढ़ाई की और वहीं बिजनेस भी शुरू कर दिया। यूँ समझिए पापा के व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी 60 वर्ष की आयु में शादी, यह मुझे पसंद नहीं। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा। दीपा पत्ते की भांति कांप गई। विजय फिर बोला, मैंने यह भी निर्णय लिया है कि मैं आपको लेकर आज ही रुद्रपुर चला जाऊंगा। ना, मेरे इस निर्णय में पापा की स्वीकृति अस्वीकृति कोई बाधा ना बनेगी। लेकिन विजय साहब। विजय ने अनजाने में ही दीपा के ओठों पर अपनी हथेली रख दी और बोला, अब बातें खत्म। अब आप स्नान करके आराम कीजिए। मेरे लौटने तक हरिया खाना बना देगा। दीपा चाहकर भी कुछ न कह सकी, किंतु ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला उठीं। दीना को इतना मारा गया कि उसका प्राणांत हो गया। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी गई। सोनपुर में वास्तव में कोई ऐसा ना था जो जमींदार के विरुद्ध अपनी जुबान खोल पाता, किंतु इस घटना के पश्चात जमींदार साहब वहां ना रुके और शहर आ गए। जिस समय वे अपने मकान के सामने तांगे से उतरे, हरिया वहीं खड़ा था। हरिया ने उन्हें देखकर आदर से हाथ जोड़ लिए और बोला, सरदार, छोटे मालिक भी आए हैं। अच्छा, कब? रात। आते ही सोनपुर चले गए थे, फिर लौट आए। सोनपुर से एक लड़की भी आई है। कौन है? दीपा। जमींदार के सामने विस्फोट सा हुआ। चौंक कर बोले, दीना की भतीजी दीपा? यह तो मैं नहीं जानता सरकार, लेकिन लड़की है बहुत सुंदर। इतनी कि शायद उस जैसी लड़की पूरे शहर में भी ना होगी। विजय कहाँ है? दीपा तो अंदर वाले कमरे में है और छोटे मालिक अभी अभी सोनपुर गए हैं। हमें तो नहीं मिला। हो सकता है पर्वतपुर वाली सड़क से गए हों। ठीक है, लेकिन सरकार, आज तो आपका बताएंगे थोड़ी देर में, जमींदार साहब ने कहा और इसके पश्चात वे तेज तेज कदमों से चलकर दीपा वाले कमरे में आ गए। दीपा इस समय खिड़की के सामने खड़ी थी। कंधों पर फैले बाल बता रहे थे कि उसने अभी अभी स्नान किया था। वह अपनी ही किन्हीं सोचों में इतनी गुम थी कि उसे जमींदार साहब के आने का पता ही न चला। जबकि जमींदार साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और दीपा के ठीक पीछे पहुंचकर उससे बोले, भाई, इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। हम तुम्हें सोनपुर में खोजते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से भी दीना भी दुनिया से चला गया और तुम यहाँ छुपी हो। यह सुनते ही दीपा फुर्ती से मुड़ी और दूसरे ही क्षण उसके सम्मुख भयानक विस्फोट सा गूंज गया। यह विस्फोट इतना भयानक था कि दीपा के मस्तिष्क की धज्जियां उड़ गईं और वह केवल मूर्तिमान सी जमींदार का चेहरा देखती रही। जमींदार फिर बोला, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। जब तुम्हें हमारी ही दुल्हन बनना था तो तुम्हें इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? दीपा के ओठ पत्थर बने रहे। कितना अच्छा होता यदि तुम इस वक्त सोनपुर में होती। जमींदार ने फिर कहा, तुम शादी का सुर्ख जोड़ा पहनती, हम सहरा बांधकर आते और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाते। लेकिन कोई बात नहीं, सुर्ख जोड़ा ना सही, तुम तो हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त तुम हमारे घर में हो। आओ। इतना कहकर जमींदार ने दीपा के कंधे पर हाथ रखा। दीपा की आत्मा तक कांप गई, किंतु अगले ही क्षण वह फुर्ती से पीछे हट गई और नागिन की भांति फुंकार उठी, खबरदार जमींदार साहब, हाथ भी मत लगाना मुझे। जमींदार के चेहरे पर पल भर के लिए सन्नाटा फैल गया, किंतु दूसरे ही क्षण उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह बोले, क्यों? हाथ क्यों न लगाएं तुझे? साली हमारी दुल्हन है, हमने तुझे 10,000 में खरीदा है। सौदा पशुओं का होता है जमींदार साहब, इंसानों का नहीं। हट जाइए मेरे सामने से। क्या मतलब? मतलब यह है कि ना तो मुझे आप में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपकी दौलत में। यदि मुझे पता होता कि यह मकान आपका है तो मैं यहाँ पाँव भी न रखती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। खूब, बहुत खूब। जमींदार साहब हल्का सा ठहाका लाकर बोले, तू यहाँ से जाएगी, पर तूने यह कैसे सोच लिया कि हम तुझे जाने देंगे? साली, कितना अपमान सहा है हमने तेरी वजह से। कितनी भयानक आग धधक रही है हमारे सीने में, और तू यहाँ से चली जाएगी? कहते ही जमींदार साहब ने दीपा की कलाई पकड़ ली। दीपा को यूँ लगा मानो उसका हाथ किसी शिकंजे से जकड़ा गया है। उसने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, किंतु जब सफल ना हुई तो वह घृणा से चिल्लाई, कुत्ते कमीने, छोड़ दे मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरी कलाई, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हम तुझे खून नहीं बल्कि मस्ती की शराब पिलाएंगे रानी। एक बार हमारे सीने से तो लग जा, आ ना साली। इतना कहकर जमींदार साहब ने उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ ली। यह देखकर दीपा की बेबसी आंसुओं में परिवर्तित हो गई। गिड़गिड़ाते हुए वह बोली, नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझ पर दया कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे।
मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। चुप साली। जमींदार साहब की आंखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। वासना की अग्नि ने उन्हें जैसे पागल कर दिया और वे दीपा को बलपूर्वक बिस्तर की ओर खींचने लगे। तभी हरिया ने कमरे में आकर उनसे कहा, सरकार, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। छोटे मालिक लौट आए। जमींदार यह सुनकर पल भर के लिए विचारमग्न हुए और फिर हरिया से बोले, तू विजय से कह कि दीपा यहां से चली गई है। यह भी मत बताना कि हम यहां हैं। चल जल्दी कर। हरिया चला गया। उसके जाते ही जमींदार ने दीपा को बिस्तर पर पटक दिया। यह देखकर दीपा पूरी शक्ति से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। जुबान बंद कर साली। जमींदार साहब ने उसे डांट दिया, किंतु वह दीपा को निर्वस्त्र कर पाते उससे पहले ही कमरे में धमाका हुआ। एकाएक विजय कमरे में आकर चिल्लाया, दीपा को छोड़ दीजिए पापा। जमींदार चौंक कर उठ गए, किंतु आंखों से अब क्रोध और घृणा की चिंगारियां छूट रही थीं। विजय को देखकर वह घुर्राए। तू यहाँ क्यों आया है? यह देखने के लिए, विजय घृणा से बोला, कि लोग आपके विषय में कितना सच कहते हैं, और यह भी देखने के लिए कि एक 60 वर्ष का इंसान नीचता की कितनी सीमाएं लांघ सकता है। बंद कर यह बकवास और चला जाए यहाँ से। तेरा हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं। दीपा अब एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। विजय ने एक नज़र दीपा पर डाली और अपने पिता से कहा, मेरा संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से भले ही ना हो, किंतु दीपा से अवश्य है। क्या बकता है तू? पापा, दीपा यहाँ मेरे कहने पर आई है। दीपा को मैंने रक्षा का वचन दिया है। मेरे रहते किसी ने दीपा को हाथ भी लगाया तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। हरामजादे। क्रोध से कांपते हुए जमींदार घुर्राए, हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझ पर लाखों रुपए खर्च किए, और तू हमारा खून पिएगा? देखते हैं तू हमारा क्या बिगाड़ता है। इतना कहकर जमींदार फिर दीपा की ओर बढ़े। यह देखकर विजय तुरंत दीपा के सामने आ गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और घृणा से बोला, बस कीजिए पापा, यदि आपने दीपा को हाथ भी लगाया तो ठीक ना होगा। क्या करेगा तू? खून करेगा हमारा? पापा, यदि आपने अपनी नीचता ना छोड़ी तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। नहीं। एकाएक दीपा चिल्लाई और रोते रोते विजय से बोली, ऐसा मत कीजिए विजय साहब, आप यहाँ से चले जाइए। छोड़ दीजिए मुझे अपने मेरे हाल पर। लुट जाने दीजिए मुझे। आपका मेरे लिए अपने पिता से लड़ना ठीक नहीं। नहीं दीपा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि मेरे पापा इस आयु में और मेरे सामने शैतानियत का नंगा नाच खेल सकते हैं तो मुझे स्वयं को उनका बेटा कहते हुए भी लाज आएगी। और वैसे भी यह लड़ाई बाप बेटे के बीच नहीं, यह लड़ाई तो इंसानियत और शैतानियत के बीच है। तुम पीछे हट जाओ। हरामजादे। जमींदार साहब ने गुस्से से दांत पीसकर कहा, तू जानता है हम कितने जिद्दी हैं। यदि आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं पापा, क्योंकि मैं भी आपके ही वंश में पैदा हुआ हूं। यदि आप दीपा को लूटने पर ही तुले हैं तो फिर निश्चय ही मेरा वही है। आपने दीपा को हाथ भी लगाया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक है, तो फिर चला गोली। इतना कहकर जमींदार साहब फिर दीपा की ओर बढ़े। दीपा घबराकर पीछे हट गई और ठीक उसी समय कमरा फायरों की आवाज़ से गूंज उठा। इन आवाज़ों के साथ ही जमींदार साहब के कंठ से हृदय विदारक चीख निकली और वह लहराकर गिर पड़े। विजय ने दीपा की इस बात पर कोई ध्यान न दिया। उसने एक नज़र फर्श पर पड़े तड़पते अपने पिता पर डाली और तेजी से बाहर चला गया। घबराहट के कारण विजय के ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बरामदे में आकर उसने दीपा से पूछा, दीपा, नूर नगर यहाँ से अधिक दूर नहीं, वहाँ मेरा एक मित्र रहता है, अरुण भारती। तुम उसके पास चली जाओ, वह तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगा। यह लो उसका पता और किराया। इतना कहकर विजय ने एक छोटा सा लिफाफा दीपा की ओर बढ़ा दिया। दीपा सिसकती रही। विजय फिर बोला, समझने की कोशिश करो दीपा, यदि तुम यहाँ रही तो पुलिस तुम्हें भी परेशान करेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी हो। और आपने मेरे लिए नहीं दीपा, पापा का खून मैंने नहीं किया। गोलियां खिड़की की दिशा से चलाई गई थीं। किसी दुश्मन ने मेरे और पापा के विवाद का लाभ उठाया और पापा को गोली मार दी। आप दीपा चौंकी। जिस समय जमींदार साहब पर गोलियां चली थीं उसका मुख दीवार की ओर था और उसने यही समझा था कि गोलियां विजय की रिवॉल्वर से चली हैं। हाँ, यह सच है दीपा, तुम्हारी सौगंध, पापा का खून मैंने नहीं किया। किंतु यह भी सच है कि यदि पापा अपनी हट पर अड़े रहते तो उनका खून मेरे ही रिवॉल्वर से होता। इतना कहकर विजय ने दीर्घ सांस ली और फिर बोला, मगर पुलिस इस बात पर कभी विश्वास न करेगी कि खून मैंने नहीं किया, और इसका परिणाम यह होगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझ पर मुकदमा चलेगा और एक दिन फांसी हो जाएगी। चला जाऊंगा दुनिया से। दीपा की सिसकियां हिचकियों में बदल गई। विजय ने इस बार दीपा को ध्यान से देखा और घायल अंदाज में बोला, दीपा,
हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारा मेरा मिलना संभव ना हो सकता है आज के बाद तुम्हारा यह चेहरा मुझे दूर तक भी नजर ना आए, और ना केवल तुम्हारी स्मृतियों को अपने हृदय में छुपाए संसार से चला जाऊं। लेकिन एक बात है दीपा, मैंने तुम्हें वास्तव में चाहा है। ना जाने तुम्हारी इन आंखों में ऐसा क्या था कि मैंने तुम्हें देखा और एक ही नज़र में तुम्हारा बन गया। तुम नैनों के रास्ते मेरे हृदय में उतरी और मेरी आत्मा में समा गई। सोचा था जीवन की राहों पर तुम्हारा हाथ थामकर चलूंगा। कहीं एक छोटी सी दुनिया होगी हमारी, कहीं एक छोटा सा आंगन होगा। लेकिन कहते कहते रुका विजय। आंखों में आंसू भर आए। उंगलियों की पोरों से उन्हें पहुंचकर वह रूधे स्वर में बोला, लेकिन कुछ भी ना हुआ दीपा। परिस्थितियों की आंधी आई और मेरी सभी कल्पनाएं रेत के टीलों की भांति बिखर गईं। स्वयं पापा ही मेरी आशाओं के शत्रु बन गए। अपनों ने ही बर्बाद कर डाला मुझे। विजय विजय। किंतु विजय सिसक उठा और बोला, इसका अर्थ यह नहीं दीपा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुमसे खुशियां ना सही, किंतु दर्द का जो रिश्ता जुड़ा है वह अंतिम क्षणों तक भी जुड़ा रहेगा। नहीं भूल पाऊंगा मैं तुम्हें, नहीं दूर रह पाऊंगा मैं तुमसे। विजय। दीपा इस बार स्वयं को न रोक सकी और विजय से लिपटकर हिचकियों से रो पड़ी। विजय ने भावावेश में उसे अपनी बाहों में भरा और उसके ललाट को चूम लिया। किंतु यह मिलन कुछ ही पलों का था। एकाएक बरामदे की सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज़ सुनाई पड़ी और विजय ने दीपा को छोड़ दिया। चेहरा घुमाकर देखा, 4 जवानों सहित एक पुलिस इंस्पेक्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। पुलिस के साथ हरिया भी था। विजय गिरफ्तार हो गया और जमींदार साहब की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। विजय ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि पापा का खून उसने किया था। यदि वे अपराध स्वीकार ना करता तो पुलिस दीपा को परेशान करती। फिर भी पुलिस ने दीपा का बयान लिया। अपने बयान में दीपा ने बताया कि जमींदार साहब का खून विजय ने नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने किया था। उसने यह भी बताया कि गोलियां खिड़की की ओर से चलाई गई थीं और उस समय वह बरामदे में मौजूद थी। किंतु पुलिस ने दीपा के इस बयान को महत्व न दिया। दीपा अब भी वहीं थी, उसी मकान में। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वह क्या करे, यहीं रहे अथवा यहाँ से चली जाए। सोनपुर में तो अब कोई नहीं था अपना, और अब यह शहर भी उसके लिए पराया हो चुका था। संध्या का समय था और दीपा आंगन में खड़ी अब भी यही सोच रही थी। उसी समय हरिया आ गया। हरिया के हाथ में आज का समाचार पत्र था। समाचार पत्र दीपा को थमाकर वह उससे बोला, लीजिए मेम साहब, अखबार पढ़ लीजिए। इस प्रकार आपका मन भी बहल जाएगा और समय भी कट जाएगा। चाचा, मैं तो कहता हूँ मेम साहब कि जो हुआ ठीक हुआ। आप नहीं जानती कि जमींदार साहब कितने बुरे आदमी थे। आदमी को अपने बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चले गए दुनिया से। चाचा, उनका खून विजय ने नहीं किया। इस सच्चाई को तो पुलिस ही जाने मेम साहब। मैं तो उस समय बाहर का दरवाज़ा बंद कर रहा था। खैर, खाना रखा है, भूख लगे तो खा लीजिए। मैं सोनपुर जा रहा हूँ। क्यों? जमींदार साहब की लाश वहीं जाएगी। क्या पता पहुँच भी गई हो। अंतिम संस्कार वहीं होना है। और हाँ, मेरे जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिए। अभी कल तक तो आप यहाँ रहेंगी ही। दरोगा जी कह रहे थे कि अभी आपका बयान और लेना है। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दीपा ने द्वार बंद किया और बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। इस समय उसने अपनी नहीं, विजय की चिंता की। विजय ने केवल उसे ही बचाने के लिए अपने पिता से झगड़ा किया था। केवल उसे ही बचाने के लिए उसने हथकड़ियाँ पहनी थीं, और यह सब उसने किया था अपनी चाहत के लिए, उस अभागन के लिए जिसने उसे केवल एक बार ही देखा था। कैसे होते हैं कुछ लोग जो एक ही नज़र में किसी के अपने हो जाते हैं। लेकिन एकाएक किसी अदृश्य शक्ति ने दीपा से प्रश्न किया, तू उसके विषय में इतनी गहराई से क्यों सोच रही है? दीपा ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने चाहा था मुझे। वह मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में उजाला बनकर आया था। उसने मेरी आबरू बचाने के लिए अपने पिता से विद्रोह किया और अंततः जेल चला गया। यह सब मेरे लिए ही तो किया था उसने, सिर्फ मेरे लिए। वह पराया होकर भी अपनों से कहीं अधिक अपना निकला। किंतु अब तो तेरी भलाई इसी में है कि तू यह सब भूलकर अपनी मंजिल को तलाश कर ले। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से मौत का वरण ना करने दूंगी। जब तक मेरे लिए बर्बाद हो सकता है तो मैं उसके लिए बर्बाद हो सकती हूँ। क्या करेगी, कैसे बचाएगी उसे? मैं उसके लिए मुकदमा लड़ूंगी। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगी कि जमींदार का खून विजय ने नहीं किया। विजय बेगुनाह है। मैं मिटा दूंगी स्वयं को, किंतु विजय को कुछ ना होने दूंगी। अदृश्य शक्ति हंस पड़ी और बोली,
किंतु पगली, तेरे पास है क्या उसे बचाने के लिए? ना कोई राह, ना कोई मंजिल, ना घर, ना परिवार, ना कोई अपना, ना कोई पराया। फिर क्या करेगी तू? किस प्रकार मुकदमा लड़ेगी तू विजय का? दीपा निरुत्तर सी हो गई। ठीक ही तो कहा था उसकी अंतरात्मा ने। इतने बड़े संसार में वह अकेली थी, बिल्कुल निराश्रित थी, कहीं कोई आश्रय नहीं। ऐसे में क्या कर सकेगी वह विजय के लिए? सोचते सोचते एकाएक उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। एक पृष्ठ पर वैवाहिक विज्ञापन छपा था। लिखा था, 40 वर्षीय विकलांग युवक, अपना मकान, अपना व्यवसाय को आवश्यकता है जीवन संगिनी की, परित्यक्ता एवं विधवा भी स्वीकार्य। पूर्ण विवरण के साथ लिखें। नीचे युवक का पता था। दीपा ने यह विज्ञापन पढ़ा और पढ़ते ही उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। यदि वह इस युवक से विवाह कर ले तो इस प्रकार स्वयं का, उसका जीवन भी संवर जाएगा और वह विजय का मुकदमा भी लड़ सकेगी। युवक व्यवसायी है और अपना मकान भी है। कमी है तो केवल यह कि वह युवक विकलांग है, किंतु इसमें उस बेचारे का क्या दोष? घटी होगी जीवन में कोई घटना, और ऐसी घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। लेकिन हृदय ने कहा, विजय को जब तेरे विवाह का पता चलेगा तो क्या वह इसे सहन कर पाएगा? तू जानती है वह तुझे कितना चाहता है, कितना प्यार करता है वह तुझे। हाँ, दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी उसे, किंतु ऐसा करने से उसका जीवन तो बच जाएगा। वह सुंदर है, पढ़ा लिखा है, अपने पिता की लाखों की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। ऐसे में कोई भी लड़की उसे अपना जीवन साथी बना सकती है। तुझे भूल जाएगा वह। भूलना कठिन तो होगा, किंतु समय का मरहम बड़े बड़े घावों को भर देता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि इंसान को ना चाहते हुए भी सब कुछ भूल जाना पड़ता है। तभी दीपा के विचारों का दर्पण गिरा और टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा था। शायद पुलिस की गाड़ी होगी। यह सोचकर दीपा उठी और उसने द्वार खोल दिया। वास्तव में पुलिस की गाड़ी थी। द्वार खुलते ही जीप में बैठा पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और दीपा के समीप आकर अत्यंत शिष्टता से बोला, क्षमा करें दीपा जी, आपसे 2-4 प्रश्न और पूछने थे, इसलिए आना पड़ा। आइए, दीपा ने कहा और बरामदे में आ गई। पूछिए, आप वास्तव में सोनपुर की रहने वाली हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दीपा ने उत्तर दिया। मेरा जन्म तो इसी शहर में हुआ था। यही मैंने बचपन के दिन देखे और यहीं शिक्षा प्राप्त की, किंतु एकाएक माता पिता का देहांत हो गया और मुझे अपना शहर छोड़कर सोनपुर जाना पड़ा। सोनपुर में पापा के दूर के रिश्ते के भाई रहते थे, दीनानाथ। मैं बेसहारा हो गई थी तो वे मुझे अपने साथ सोनपुर ले गए। फिर आपने सोनपुर क्यों छोड़ दिया? चाचा मुझे बेचना चाहते थे। उन्होंने किसी के हाथों मेरा सौदा कर दिया था। मुझे यह पता चला तो मैंने उसी रात सोनपुर छोड़ दिया। लक्ष्मणपुर में एक रिश्तेदार रहते हैं, सोचा था वहीं चली जाऊंगी, किंतु एकाएक विजय साहब से मुलाकात हुई और वो मुझे यहाँ ले आए। विजय का आपको यहाँ लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? वो मेरे भविष्य की ओर से चिंतित थे। उन्हें यह भी भय था कि कहीं मैं इन दुखों से घबराकर आत्महत्या न कर बैठूं। अतः वो चाहते थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने ढंग से जीने की कोशिश करूं। इसके लिए वे मुझे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार थे। कुछ सोचकर इंस्पेक्टर बोला, आपने अपने बयान में बताया था कि जिस समय जमींदार साहब का खून हुआ आप बरामदे में थीं? जी। फिर आप विश्वासपूर्वक कैसे कह सकती हैं कि गोलियां खिड़की की ओर से चली थीं? क्योंकि उस समय विजय मेरे सामने थे और उनके हाथ में रिवॉल्वर भी ना थी। क्या आपको पूरा विश्वास है कि गोलियां खिड़की की दिशा से ही चली थीं? जी। फिर तो आपने हत्यारे को अवश्य देखा होगा। नहीं, मैं उसकी सूरत नहीं देख सकी। खैर, इंस्पेक्टर बोला, अब अंतिम प्रश्न, क्या आप बता सकती हैं विजय एवं जमींदार के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था? मेरा ख्याल है संपत्ति संबंधित कोई विवाद था, किंतु हरिया ने तो। दीपा ने साहस एवं दृढ़ता से उत्तर दिया, इंस्पेक्टर साहब, हरिया ने आपसे क्या कहा है यह मैं नहीं जानती। मैंने सिर्फ वह कहा जो मैं जानती हूँ। क्या आप सरकारी गवाह बनना पसंद करेंगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी उलझन में फंसना नहीं चाहती। वैसे भी इस हत्याकांड से मेरा कोई संबंध नहीं है। ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। मेरा अपराध केवल यह है कि मैं उस वक्त एक मेहमान के रूप में यहाँ उपस्थित थी। खैर, अब आप यहीं रहेंगी अथवा अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएंगी? इंस्पेक्टर साहब, आपके प्रश्न का संबंध मेरे व्यक्तिगत जीवन से है। मैं शहर में भी रह सकती हूँ और अपने किसी रिश्तेदार के पास भी जा सकती हूँ, किंतु विश्वास कीजिए मैं इस मकान में नहीं रहूँगी। थैंक यू दीपा जी। इंस्पेक्टर उठ गया और बोला, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। वैसे मैं चाहूँगा कि आप यहीं रहें और इस मुकदमे में अपनी गवाही दें। दीपा ने कुछ ना कहा। इंस्पेक्टर ने उससे और कोई प्रश्न न किया और चला गया।
दीपा उसके जाते ही फिर उसी विज्ञापन को पढ़ने लगी। रात्रि के 8 बजे थे। हरिया अभी ना लौटा था। दीपा बिल्कुल अकेली थी और इतने बड़े मकान में उसे यूं लग रहा था मानो वह किसी भूत बंगले में आ फंसी हो। पिछले 1 घंटे से आंगन में खड़ी वह यही सोच रही थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। सोचते सोचते उसे अपनी 2-3 सहेलियों का ध्यान आया जो किसी समय उसके साथ पढ़ती थीं। ऐसे समय में उनसे सहायता मांगने में कोई बुराई भी न थी। यह सोचकर दीपा ने स्टूल पर रखा अखबार उठाया और आगे बढ़कर द्वार का बोल्ट गिरा दिया। तभी वह चौंकी। दरवाजे के सामने कई व्यक्तियों की मिली-जुली आवाजें सुनाई पड़ी। उनमें एक आवाज हरिया की भी थी। वह किसी से कह रहा था, बहुत तेज लड़की है चौधरी साहब। अरे तेज ना होती तो क्या एक साथ 2-2 खून करा देती। सोनपुर में दीना को मरवाया और यहाँ आकर जमींदार साहब को खत्म करा दिया। न जाने अब किसका नंबर है। किसी का भी नहीं, किसी ने भारी आवाज में कहा। वह हरामजादी एक बार मेरे हाथों में आ जाए फिर देखना, ऐसी नकेल डालूंगा कि सोनपुर से जिंदगी भर बाहर ना जाएगी। लेकिन मेरा इनाम मिलेगा हरिया, तू दरवाज़ा तो खोल। दीपा ने यह सब सुना तो पत्ते की भांति कांप गई। उसे समझते देर न लगी कि गांव के लोग उसे लेने आए थे। चौधरी को वह जानती थी, दीना के पड़ोस में ही रहता था। वह यह भी जान गई थी कि हरिया उन्हें इनाम के लालच में लेकर आया था। तभी भड़ाक से द्वार खुला और दीपा फुर्ती से एक और हटकर पौधों के पीछे छिप गई। इस ओर अंधेरा भी था। सभी उसी समय हरिया के साथ 3 व्यक्तियों ने अंदर प्रवेश किया और वे सब बरामदे की ओर बढ़ गए। यह देखकर दीपा ने संतोष की सांस ली। फिर जब वे लोग सामने वाले कमरे में चले गए तो वह पौधों के पीछे से निकली और शीघ्रता से बाहर आ गई। उसे विश्वास था कि वे लोग जब तक पूरे मकान में उसे खोज न लेंगे बाहर न आएंगे। वह उससे पहले ही मुख्य सड़क तक पहुंच जाना चाहती थी। सड़क तक पहुंचने में अधिक समय न लगता। वह चलती रही और अंततः 1 घंटे बाद अपनी एक अंतरंग सहेली शिवानी के मकान के सामने पहुंच गई। कोठीनुमा मकान था और संयोगवश मुख्य द्वार भी खुला था। दीपा ने अंदर पहुंचकर घंटी का बटन दबाया। कुछ क्षणोपरांत द्वार खुला। छरहरी जिस्म की एक लड़की सामने आई। यह शिवानी थी। शिवानी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उल्लास से बोली, दीपा तू? हाँ मैं ही हूँ शिवानी। तो अंदर आना, बाहर क्यों खड़ी है? इतना कहकर शिवानी ने दीपा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। दीपा उदास थी। आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थीं। शिवानी से उसके मन की पीड़ा छुपी ना रही। वह बोली, दीपा तेरी पीड़ा तो मैं समझती हूँ। अंकल आंटी चले गए, तू बेसहारा हो गई, शहर भी छूट गया और तू सोनपुर चली गई। किंतु यह तो बता कि इन 2 वर्षों में तू एक बार भी आई क्यों नहीं? क्या तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? याद तो आती थी शिवानी, बहुत आती थी। कभी एकांत में क्षण मिलते तो घंटों रोती। बहुत याद आती थी तेरी, अपनी सभी सहेलियों की। फिर आई क्यों नहीं? आती कैसे? क्यों? पिंजरे में जो पड़ी थी। चाचा ने कभी एक दिन के लिए भी गांव से बाहर न जाने दिया। शायद उन्हें भय था कि कहीं मैं हमेशा के लिए सोनपुर न छोड़ दूं। चल खैर, देर से आई किंतु आई तो सही। लेकिन दीपा के मैले वस्त्रों एवं बिखरे बालों को देखकर शिवानी ने कहा, यह क्या हालत बना रखी है तूने? गांव की लड़कियां क्या इसी ढंग से रहती हैं? गांव और शहर के रहन सहन में अंतर होता है, दीपा ने कहा। ठीक उसी समय बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। कौन है शिवा? भैया, शिवानी ने उत्तर दिया। मेरी सहेली है दीपा, पहले यहीं रहती थी, आजकल सोनपुर गांव में रहती है। लेकिन आप बाहर क्यों आ गए? आपको तो ज्वर है? थोड़ा घूमने को मन कर रहा था, कितना अच्छा मौसम है। शिवानी ने फिर कुछ ना कहा। दीपा ने उससे पूछा, ये बड़े भैया हैं, कमल भाई साहब। अच्छा, कमल भाई साहब, तूने तो देखे ना होंगे, विवाह के पश्चात तुरंत चंडीगढ़ चले गए थे ना। न जाने किस बात पर पापा से विवाद हो गया था। भाभी साथ ही ले गए थे, लेकिन क्या, एक दिन भाभी ने भी साथ छोड़ दिया, तलाक लेकर दूसरा विवाह कर लिया। राजू को भी साथ ले गईं। राजू कौन? भाई साहब का बेटा। ओ, भैया को इस घटना से ऐसा आघात लगा कि चंडीगढ़ छोड़कर यहाँ आ गए। तभी पापा का देहांत हो गया और फिर एक दिन भैया भी एक दुर्घटना के शिकार हो गए। उस दुर्घटना में भैया की दोनों टांगें चली गईं। तो क्या अपंग हैं बेचारे? शिवानी ने कहा। तभी एकाएक उसे कुछ ध्यान आया
और वह उठकर बोली, मैं भी कितनी अजीब हूं, ना जाने कहाँ कहाँ की बातें ले बैठी और तेरे लिए जनपाल भी ना लाई। इतना कहकर शिवानी बाहर चली गई। उसके जाते ही दीपा ने फिर मेज पर रखा अखबार उठाया और वही विज्ञापन पढ़ने लगी। एकाएक अपने कपोल पर किसी के गर्म ओठों का स्पर्श पाकर दीपा की नींद टूट गई। आंखें खोलकर देखा, शिवानी बिस्तर पर झुकी उसके कपोल को चूम रही थी। दीपा ने उसे शरारत से अपने ऊपर खींच लिया और बोली, क्या कर रही थी? प्यार कर रही थी तुझे। प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? मिले तो बहुत, फिर किसी पर दिल ना आया और मुझ पर आ गया। सच कहूँ, तू बहुत सुंदर है। अच्छा, सच कहती हूँ। तू लड़का होती तो मैं तुझसे शादी कर लेती, शिवानी ने कहा और दूसरे ही क्षण वह अपनी कही हुई बात पर स्वयं ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय बाहर से कमल की आवाज़ सुनाई पड़ी, शिवा भाई तुम्हारी चाय कहाँ है? अभी लाती हूँ भैया, शिवानी ने कहा। फिर दीपा से अलग होकर वह उससे बोली, भैया को चाय दे आऊं? कहकर वह चली गई। उसके जाने के पश्चात दीपा उठी और दर्पण के सामने आकर अपने बाल संवारने लगी। कल तो विजय के चले जाने के पश्चात उसे अपना होश ही ना रहा था। न कुछ खाया और न ही दर्पण में अपना मुख देखा। 2 दिन पहले पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हो गए थे। सहसा वह चौंक गई। दर्पण में उसने देखा, कोई व्हील चेयर पर बैठा उसी की ओर देख रहा था। दीपा ने शीघ्रता से ब्रुश रख दिया और मुड़कर बोली, ओह आप? कमल वर्मा। दीपा ने हाथ जोड़ दिए। कमल उसके अभिवादन का उत्तर देकर बोला, और आप दीपा जी हैं? जी। खड़ी क्यों हैं? बैठिए। दीपा बैठ गई। कमल अपनी चेयर को मेज के पास ले आया। उसी समय शिवानी चाय ले आई। चाय के प्याले मेज पर रखकर वह कमल से बोली, भैया यही हैं मेरी सहेली। परिचय हो चुका? फिर तो बहुत तेज निकले आप, मुझसे पूछे बगैर ही परिचय कर लिया। खैर चाय लीजिए। सॉरी बाबा। कमल ने एक बार दीपा की ओर देखा, फिर प्याला उठाकर वह शिवानी से बोला, आगे से ऐसी भूल ना होगी। वैसे तुम्हारी यह सहेली करती क्या है? शैतानी। शिवानी को मजाक सूझ गई और बोली, जानते हैं एक बार इसने क्या किया? कहीं से एक बिल्ली पकड़ी और उसके गले में घंटी बांध दी। अब बेचारी बिल्ली परेशान, कहीं भी चूहों की तलाश में निकले तो घंटी पहले बजे। परिणाम यह हुआ कि बेचारों भूख को मर गई। झूठी कहीं की। दीपा बोली, मैंने ऐसा कब किया? हम भी यही सोच रहे थे। कमल बोला, बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना कोई आसान काम नहीं होता। दीपा ने इस पर कुछ न कहा। फिर तीनों ही मौन चाय की चुस्कियां लेते रहे। एकाएक शिवानी ने मौन तोड़ा। कमल से वह बोली, भैया आज तो आप अखबार के दफ्तर भी जाएंगे ना? क्यों? आपने विवाह का जो विज्ञापन दिया है उसका परिणाम देखने के लिए? उस विज्ञापन में तो सक्सेना का पता लिखा है, डाक उसी के पते पर आएगी। दीपा यह सुनकर चौंक गई। अखबार में जो विज्ञापन उसने पढ़ा था उसमें संपर्क करें के पश्चात विनोद सक्सेना का नाम लिखा था। दीपा सोचते हुए अपने आप से प्रश्न किया, तो क्या वह विज्ञापन कमल ने ही छपवाया था? कमल भी तो विकलांग है और आयु भी 40 वर्ष से अधिक नहीं। वैसे शारीरिक गठन के हिसाब से कमल 35 से अधिक न लगता था। तभी विचार श्रृंखला टूट गई। चाय की लंबी चुस्की लेकर कमल ने शिवानी से कहा, वैसे तो शिवा मेरे विचार से यह ठीक नहीं हुआ। इस आयु में विवाह, लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी भाग्य में यदि पत्नी का सुख होता तो उषा का ही साथ क्यों छूटता? कमल के इन शब्दों में पीड़ा थी। शिवानी बोली, भैया आपने तो अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ पढ़ा है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि जीवन का सफ़र अकेले कभी नहीं कटता। इस सफ़र के लिए किसी न किसी साथी की ज़रूरत हर समय महसूस होती है। इसके अतिरिक्त भैया, अतीत के दर्द को दबाने के लिए किसी न किसी खुशी का सहारा तो लेना आवश्यक होता है। इंसान को एकाएक कोई खुशी मिले तो वह अतीत की पीड़ाओं को भूल जाता है। पीड़ाओं को भूलना तो असंभव ही होता है शिवा। वैसे सच्चाई यह है कि यह विज्ञापन मैंने तेरी वजह से दिया है। मेरी वजह से? हाँ। कमल ने खाली प्याली रख दी और बोला, तेरी वजह से। बात यह है कि अब तू बड़ी हो गई है और तुझे अपनी ससुराल भी जाना है। तेरे जाते ही जो अकेलापन मुझसे डसेगा वह मुझे सहन ना हो पाएगा। इतना कहकर कमल ने अपनी व्हील चेयर घुमाई और उसके पहिए घुमाते हुए वह बाहर चला गया। शिवानी उसे जाता देखती रही। भाई की पीड़ा उससे छुपी न थी। तभी दीपा उससे बोली, तुझे कमल भैया से यह सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं
किंतु विवाह की बातों से उन्हें यूं लगा जैसे उनके घावों को कुरेदा गया हो। भैया वास्तव में शादी के पक्ष में नहीं। यदि मैं जीवन भर इसी घर में रहती तो वो निश्चय ही शेष जीवन यूं ही गुजार देते। लेकिन तू तो जानती है कि कोई भी लड़की अपने बाबुल के घर जीवन भर नहीं रह सकती। भैया केवल इसी बात से दुखी हैं और इस दुख को कम करने के लिए ही दूसरा विवाह कर रहे हैं। कैसी लड़की चाहिए उन्हें? दीपा ने पूछा। शिवानी बोली, बस सुंदर, पढ़ी लिखी और ऐसी जो उनका सहारा बन सके। खैर छोड़, अब तू स्नान कर ले, कपड़े मेरे पहन लेना, और हाँ, आज तो रहेगी ना? दीपा ने इस प्रश्न पर चेहरा झुका लिया। उसने तो अभी तक शिवानी से अपने दुखों की चर्चा भी न की थी। यह भी न बताया था कि वह यहाँ किस उद्देश्य से आई थी। शिवानी ने उसे यूं विचारमग्न देखा तो आत्मीयता से बोली, दीपा, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा यह पूछना तुझे बुरा लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं शिवा। फिर क्या बात है? शिवा, दीपा को कहना पड़ा, मैंने सोनपुर छोड़ दिया है। क्या मतलब? चाचा मुझे बेचना चाहते थे। उन्होंने मेरा सौदा कर दिया था। गांव का 70 वर्षीय जमींदार मुझे खरीद रहा था और कल यह सब होना था, किंतु एकाएक मुझे अवसर मिला और मैं रात के अंधेरे में सोनपुर से चली आई। यहाँ आने पर पता चला कि चाचा भी न रहे। ओह, सोचा था कहीं दूर चली जाऊंगी, किंतु फिर यह न समझ सकी कि इतनी बड़ी दुनिया में जाऊं तो जाऊं कहाँ। कोई अपना नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मुझे आश्रय दे सके। आज कहीं बैठी यही सोच रही थी कि एकाएक तेरा ध्यान आया। सोचा शिवा मेरे लिए कुछ और ना भी करेगी तो सलाह तो अवश्य देगी। यह सब कहते कहते दीपा की आंखें भर आईं और आवाज रूंध गई। शिवानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। स्नेह से बोली, पगली, तूने यह कैसे सोच लिया कि मैं तेरे लिए कुछ ना करूंगी? और फिर अपना तो वही होता है ना जो विपत्ति में काम आता है। शिवा, चिंता मत कर। मत सोच कि संसार में तेरा कोई अपना नहीं, तेरा कोई घर नहीं। यह तेरा घर है, इसे अपना समझ और यहीं रह। शिवा मेरी सखी, ना रोते नहीं। रोने से दुख अवश्य हल्का होता है, किंतु दुर्भाग्य को हंसने का अवसर मिलता है। इतना कहकर शिवानी ने उसके आंसू पहुँच दिए और बोली, चल अब स्नान कर ले, लेकिन देख, तुझे मेरी सौगंध जो कुछ बीत चुका है उसे बिल्कुल भूल जाना और इस घर को पराया मत समझना। तू यहीं रहेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। दीपा ने फिर कुछ न कहा और उठ गई। पीड़ाएं सहने के लिए होती हैं, सही जाती हैं। दीपा ने भी अपनी पीड़ाओं को सहा और अपने अतीत को भी भुला दिया। 2 दिन बीतते बीतते वह शिवानी एवं कमल से इस प्रकार घुल मिल गई मानो वह बचपन से ही उन लोगों के साथ रह रही हो। दीपा ने शिवानी से विजय के विषय में कुछ न बताया था। यह भी न कहा था कि वह विजय को बचाने के लिए एक विकलांग व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। सच तो यह था कि दीपा ने अब विवाह का विचार ही मस्तिष्क से निकाल दिया था। उसने सोचा था कि वह अपने लिए कोई छोटी मोटी नौकरी खोज लेगी। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो यह कि वह शिवानी एवं कमल पर बोझ न बनेगी और दूसरा यह कि वह विजय के पक्ष में मुकदमा भी लड़ सकेगी। संध्या के समय कमल जब बाहर से लौटा तो दीपा ने उसके एवं शिवानी के सामने अपने मन की बात रख दी। कमल बोला, दीपा जी, क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आप अभी तक भी इस घर को अपना नहीं समझ सकी हैं? यह किसने कहा आपसे? आपकी इस बात ने कि आप नौकरी करना चाहती हैं? मेरा ख्याल है आप नौकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि आप हम लोगों को पर बोझ बनना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या बात है? शिवानी ने पूछा। बात केवल यह है कि मैं अपने अतीत से दूर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीता हुआ कल मुझे एक पल के लिए भी झिझोड़ने का प्रयास ना करे, और यह तभी होगा जब मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर रहूँगी। प्रत्येक समय यहाँ रही तो अतीत रह रहकर चोट करेगा, पुरानी यादें दुख देंगी, और वो दुख ऐसा होगा जो मुझे चैन से न जीने देगा। बस इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। शिवानी बोली, फिर तो कोई बुराई भी नहीं, क्यों भैया? हाँ, कमल को भी कहना पड़ा। बुराई तो कुछ नहीं, किंतु एक शर्त है। वह क्या? दीपा ने पूछा। वो यह है कि आप अपने वेतन का पैसा इस घर के लिए खर्च न करेंगी। शर्त तो विचित्र सी है, किंतु जब आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। गुड। अब यह बताइए, नौकरी कहाँ करेंगी? इसी शहर में। अरे बाबा, मैं पूछ रहा था कि कौन सी कंपनी में। वह तो खोजने से ही पता चलेगा। चलिए, यह जिम्मेदारी हम पर रही। भैया, शिवानी बोली, क्या आपके ऑफिस में कोई जगह नहीं? अरे भाई, अपना ऑफिस है ही क्या? 2 मेजें और 2 कुर्सियाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास और क्या होता है। लेकिन मेरी इतनी जान पहचान है कि काम हो जाएगा।
दीपा ने फिर कुछ ना कहा और उठ गई। शिवानी ने पूछ लिया, तू कहाँ चली? खाने की तैयारी करूंगी। फिर तो मैं गई काम से। क्यों? क्योंकि बच्ची, जब दिन भर का खाना नाश्ता तू बनाएगी तो मैं क्या करूंगी? इसमें बुराई क्या है? दीपा ने पूछा। शिवानी ने कमल से कहा, भैया अब आप ही बताइए ना, इसमें क्या बुराई है? कमल ने दीपा को कन्खियों से देखा और बोला, देखो भाई, बुराई तो मैं नहीं बता सकता, हाँ फैसला जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, कीजिए फैसला। तो हमारा फैसला यह है कि सुबह का खाना और नाश्ता तो दीपा जी बनाएंगी और शाम का खाना यह तुम बनाओगी। और हाँ, यह फैसला इसी समय से लागू होगा। जज साहब का फैसला सर आंखों पर। अब मैं चली खाना बनाने। शिवानी ने धीरे से हंसकर कहा और उठ गई। एकाएक कमल को कुछ याद आया और वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर शिवानी से बोला, 1 मिनट शिवा, तेरे विज्ञापन का उत्तर आ गया है। अच्छा, इस लिफाफे में 4 लड़कियों के बायोडेटा और फोटोग्राफ हैं। मुझे तो एक भी पसंद नहीं। शिवानी ने लिफाफा खोलकर बायोडेटा निकाले और तस्वीर देखने लगी। दीपा निकट ही खड़ी थी। उसने ना तो बायोडेटा देखा और ना ही किसी फोटोग्राफ की ओर ध्यान दिया। तभी शिवानी बोली, लड़कियां तो चारों सुंदर हैं भैया, आयु भी अधिक नहीं है, 25, 30, 28 और 32। नहीं शिवा, मुझे तो एक भी पसंद नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो कल भी डाक आएगी। इतना कहकर शिवानी ने लिफाफा मेज पर रखा और बाहर चली गई। दीपा अपनी ही किन्हीं सोचों में गुम चेहरा झुकाए खड़ी रही। एकाएक कमल ने उससे पूछा, आप क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं, दीपा चौंक कर बोली। ये तस्वीरें नहीं देखी आपने? अच्छी तो हैं, सिर्फ अच्छी? तस्वीरें अच्छी हैं तो लड़कियां भी सुंदर होंगी। तस्वीरें तो झूठ भी बोलती हैं। तो स्वयं मिल लीजिए, मिलकर कोई लाभ ना होगा। क्यों? मैंने इरादा बदल दिया है, अर्थात विवाह ना करेंगे। विवाह तो करूंगा। दीपा को ध्यान से देखते हुए कमल बोला, किंतु विज्ञापन के माध्यम से नहीं। और? दीपा पूछ बैठी। अपनी आंखों के माध्यम से। तो यूं कहिए ना, आपने पहले ही कोई लड़की पसंद कर ली है। हाँ, पसंद तो है, फिर अभी उसका हृदय नहीं टटोला है। इसमें मुश्किल क्या है? आप उससे अपने मन की बात कहिए, क्या पता वह आपका प्रस्ताव मान ही ले। हाँ, सोचा तो यही है, कमल ने कहा। तभी बाहर से शिवानी ने दीपा को पुकारा और वह बाहर चली गई। कमल निश्वास लेकर रह गया। दीपा रात भर न सोई थी। पूरी रात उसने विजय के बारे में सोचा था। सुबह होने पर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और जब कमल चला गया तो वह स्वयं भी तैयार होने लगी। उसे विजय से मिलने के लिए सेंट्रल जेल जाना था। इस समय वह दर्पण के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। एकाएक शिवानी ने पीछे से आकर कहा, बिजली कहाँ गिराएगी? कैसी बिजली? अपने सौंदर्य की। मैं इतनी सुंदर तो नहीं। यह तो किसी दिन भैया से पूछना होता। क्यों? हर समय तेरी ही प्रशंसा करते हैं। कहते कहते शिवानी ने दीपा के कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोली, जानती है आज सुबह क्या कह रहे थे? क्या? कहते थे दीपा जैसी कोई लड़की मेरे जीवन में आती तो यह घर स्वर्ग बन जाता। दीपा यह सुनकर चौंकी नहीं। कमल की भावनाओं को वह समझती थी। कमल की आंखों में जो मौन प्रस्ताव था वह भी उससे छुपा न था। उसे यूं विचारमग्न देखकर शिवानी फिर बोली, क्या सोचने लगी? सोचती हूँ उनकी पत्नी उषा तो मुझसे अधिक सुंदर थी। हाँ, फिर यह घर स्वर्ग क्यों ना बना? भैया को इसी बात का तो दुख है। वो आज भी ये सोचकर पछताते हैं कि उन्होंने उषा को समझने में इतनी बड़ी भूल क्यों की। दीपा ने इस विषय को आगे ना बढ़ाया। विषय को बदलकर वह बोली, तू तो घर ही रहेगी ना? क्यों? मैं कहीं जा रही हूँ। सोनपुर? सोनपुर का नाम ना ले। फिर? नौकरी की तलाश में। किंतु भैया ने तो, वो अपने ढंग से प्रयास करेंगे और मैं अपने ढंग से। कब लौटेगी? संध्या से पहले लौट आऊंगी। मैं भी चलूं? तू क्या करेगी? अकेली जाएगी, कहीं किसी की नज़र लग गई तो? नज़र तो तुझे भी लग सकती है। मैं इतनी सुंदर कहाँ? सुंदरता अपनी नहीं, देखने वालों की आंखों में होती है, दीपा ने कहा। उसने ब्रश रख दिया और मुड़कर बोली, किसी दिन पूछना किसी से, लेकिन सुन, पूछते पूछते दिल ना दे बैठना। क्या होगा? रोग लगा लेगी जीवन भर का। दिन में ना चैन मिलेगा और रातों में नींद ना आएगी। अच्छा, शिवानी ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, तो इसलिए तू रात रात भर करवटें बदलती है? किसी को दिल दे बैठी है क्या? ना बाबा, मैं दिल विल के चक्कर में कभी नहीं पड़ती, और यदि पड़ती भी तो इतना अवसर ही ना मिला।
पूरे दिन तो घर में कैद रहती थी, किंतु यहाँ तो पूरी आज़ादी है। बना ले किसी को अपना। नहीं, अभी नहीं। फिर कब? वर्ष 2 वर्ष बाद, बूढ़ी होने पर? शिवानी ने पूछा और हंस पड़ी। पगली, बुढ़ापे का प्यार जवानी के प्यार से अधिक मधुर होता है। अच्छा, अब मैं चलूं? देख, जल्दी लौट आना, प्रॉमिस, दीपा ने कहा और उसी क्षण शिवानी ने उसका कपोल चूम लिया। शरारती कहीं की, दीपा बोली। शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सेंट्रल जेल के मुलाकात वाले कक्ष में वह सिर झुकाए खड़ा था। समय ने कितनी जल्दी हुलिया बदल दिया था उसका। चेहरे पर मैल की परतें, बढ़ी हुई शेव और आंखों में निराशा के साए। दीपा उसे देखकर स्वयं को न रोक सकी और सिसक पड़ी। विजय उसे रोते देखकर बोला, रोना तो मुझे चाहिए था दीपा, घर परिवार और साथ ही उसे भी छोड़कर, जिसे मैंने पागलपन की सीमा तक चाहा, यहाँ चला आया, कैद हो गया इन ऊंची ऊंची दीवारों में। समझौता कर लिया अपने मुकद्दर से, किंतु आंखों में आंसू ना आए। जानती हो क्यों? क्योंकि मन में एक विश्वास था कि कोई मेरा अपना है। यकीन था कि कोई मुझे भी चाहता है। और दीपा, इंसान को किसी का प्यार मिले, किसी अपने की सहानुभूति मिले, कोई उसके दुखों पर 2 आंसू बहाए, उसके लिए खुशी की इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? विजय, दीपा रोते रोते सलाखों पर मस्तक रगड़ने लगी। दीपा, विजय फिर बोला, तुम्हें देखा तो मैंने संसार देख लिया। तुम यहाँ आई तो संसार भर की खुशियाँ मुझे मिल गईं। अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई गम नहीं कि मेरा क्या होगा। भले ही मुझे फांसी की सज़ा मिले, किंतु मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम्हें कुछ ना हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से महकता रहे, तुम्हारे पाँव में कभी कांटा भी ना चुभे। विजय, मेरे जीवन की खुशी तो तुम हो, और यदि तुम ही इस 4 दीवारी में कैद रहे तो मेरी खुशी का क्या महत्व? तुम सोचते हो जी पाऊंगी मैं तुम्हें खोकर, मुस्कुरा सकूंगी क्या? दीपा, दीपा। विजय, दीपा अपने आंसू पी गई और विजय के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, मैंने केवल प्यार की कहानियां पढ़ी थीं, प्यार को कभी देखा ना था। उस दिन तुम मिले, तुमने अपने प्यार का इजहार किया तो एकाएक ही विश्वास न कर सकी, किंतु जब तुमसे दूर हुई तो तुम्हारे शब्द याद आए। तुम्हें जाना, तुम्हारे प्रेम को जाना, और तभी मुझे अनुभव हुआ कि मैंने भी तुम्हें चाहा था। बहुत रोई थी मैं तुम्हारे चले आने के बाद, बहुत याद किया था तुम्हें। जी में आया पंछी बनूं और उड़कर तुम्हारे पास चली आऊं, किंतु यह कैसे संभव होता? इसलिए कल्पना के पंख लगाए और तुम्हारे आसपास ही उड़ती रही, सो नहीं पाई कभी। रात में तुम्हारी यादें बेचैन करती, सोचती कितने महान निकले तुम। मेरे लिए पिता से विद्रोह किया, विद्रोह ना करते तो उनका खून क्यों होता? और दूसरी महानता यह कि मुझे परेशानी से बचाने के लिए उस अपराध को स्वीकार किया जो तुमने किया ही ना था। खुशी खुशी गिरफ्तार हुए और जेल चले आए, यह भी ना सोचा कि आगे क्या होगा। और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी, कुछ भी तो ना कर सकी तुम्हारे लिए। कहते कहते दीपा फिर सिसक पड़ी। विजय बोला, पगली, इतना सब तो किया तुमने मेरे लिए। मुझ अजनबी को चाहा, मुझसे दर्द का रिश्ता जोड़ा, मेरे लिए रात रात भर नींद ना आई, मेरे लिए हजार हजार आंसू बहाए। यूं ही कोई रोता है किसी के लिए? क्या यूं ही किसी का दर्द अपना बन जाता है? नहीं दीपा, इन सब के लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, रोने के लिए भी। कोई अंदर छुपे दर्द के समुद्र से कुछ बूंद आंसू निकालकर तो देखे। दिल में बहुत पीड़ा होती है, और वो पीड़ा तुमने सही दीपा, तुमने सही मेरे लिए। मैं तो तुम्हारा वह उपकार मरकर भी ना भूल पाऊंगा। ऐसा ना कहो विजय, ऐसा ना कहो। मैंने तो केवल आंसू ही बहाए हैं, और तुमने तो मेरे लिए अपने आप को भी मिटा दिया, लुटा दिया अपने आप को। इतना कहकर दीपा ने अपने आंसू पोंछ लिए। एकाएक उसे कुछ याद आया और वह बोली, सुनो, यहाँ आते समय मैं कचहरी गई थी, वहाँ एक कपूर साहब हैं, मैंने उनसे तुम्हारे विषय में सलाह ली थी। बोले यदि किसी प्रकार यह पता चल जाए कि उस समय वहाँ हरिया एवं जमींदार साहब के अतिरिक्त भी कोई तीसरा व्यक्ति था, तो यह सिद्ध हो जाए कि गोली विजय की रिवॉल्वर से नहीं चली थी, तो फिर तुम्हारा विजय का सजा बच सकती है। दीपा, यह तो मैं भी मानता हूँ कि उस समय कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ था जिसने मेरे और पापा के झगड़े का लाभ उठाया और किसी शत्रुतावश पापा का खून कर दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ
केवल हरिया को उस व्यक्ति की जानकारी हो सकती है, किंतु हरिया कुछ बताएगा नहीं। इसलिए तुम्हारा किसी से पूछताछ करना और वकीलों से मिलना व्यर्थ है। दूसरी बात यह है कि तुम अकेली हो और मेरा कोई संबंधी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कारण यह है कि वे लोग पापा की संपत्ति पर पहले ही गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी कोशिशों से कोई लाभ ना होगा। अच्छा होगा कि तुम इस विषय में सोचना छोड़ दो और मुझे अपने भाग्य के अनुसार जीने दो। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? वो हृदय कहाँ से लाऊं जो तुम्हारी ओर से मुख मोड़ ले? तुमने मेरे लिए बर्बादी को गले लगाया और मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं विजय, यह संभव नहीं। और हाँ, एक बात और जान लो, मैं अपने आप को खाक में मिला दूंगी, मिटा दूंगी अपनी हस्ती को, किंतु अपने जीते जी तुम्हें कुछ ना होने दूंगी। कभी निराश मत होना विजय। मत सोचना कि तुम यह मुकदमा हार जाओगे। मत सोचना कि तुम्हें फांसी हो जाएगी। मत सोचना कि इस संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं। सोचना तो सिर्फ यह सोचना कि दीपा मेरी अपनी है। सोचना तो सिर्फ यह सोचना कि दीपा का प्यार जेल की चार दीवारी में कैद है और उसे दीपा के लिए मुक्त होना ही होना है। दीपा, मैं फिर आऊंगी विजय, आती रहूंगी, चिंता मत करना। तुम्हें मेरी सौगंध, कभी आंसू मत बहाना। नहीं रोगे ना? दीपा ने भावपूर्ण स्वर में कहा और अपना हाथ विजय के हाथ में दे दिया। विजय ने उसका हाथ चूम लिया, किंतु ना जाने क्यों ऐसा करते समय उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकले और दीपा की हथेली पर गिर पड़े। दीपा अभी न लौटी थी। कमल एवं शिवानी कमरे में बैठे आज की डाक देख रहे थे। मेज पर 20 लिफाफे फैले पड़े थे और ये सभी अखबार के दफ्तर से आए थे। शिवानी बड़े ध्यान से लिफाफों में रखी तस्वीरें देख रही थी, जबकि कमल की नज़रें वॉल क्लॉक की सुइयों पर टिकी थीं। संध्या के 6 बज चुके थे और दीपा अभी तक न आई थी। एकाएक कमल ने अपनी व्हील चेयर के पहिए घुमाए और खिड़की के समीप आ गया। तभी एक तस्वीर को देखते देखते शिवानी ने उससे संबोधित किया, भैया, यह आगरे वाला लिफाफा देखा है आपने? नहीं, अभी नहीं। लड़की का नाम लता है, आयु 18 वर्ष और नए नक्श भी अच्छे हैं, परित्यक्ता है। कमल ने इस बार कुछ ना कहा और मूर्तिमान सा खिड़की से बाहर देखता रहा। शिवानी बोली, मुझे तो यही लड़की पसंद है। शिवा, कमल बोला, यह दीपा तुझे कैसी लगती है? क्यों? शिवानी ने पूछा और चौंक कर कमल को देखने लगी। यूं ही पूछ बैठा। यूं ही पूछ बैठे? शिवानी उठकर कमल के समीप आई और बोली, अथवा दीपा आपको पसंद आ गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं शिवा। दरअसल मैं सोच रहा था कि बेचारी अनाथ है, कहीं कोई अपना नहीं। यदि उससे सहारा मिल जाता तो यूँ कहिए ना कि आप दीपा से विवाह करना चाहते हैं। इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, बुराई तो कुछ भी नहीं भैया, किंतु दिक्कत यह है कि दीपा हमारे विषय में कुछ और सोच सकती है। वह यह भी सोच सकती है कि हम उसकी बेबसी का लाभ उठा रहे हैं। इसमें बेबसी कैसी? आखिरकार एक न एक दिन तो उसे किसी के साथ बनना ही है, और जब वह हमारे घर रहती है तो ये उत्तरदायित्व भी हमें ही निभाना है। हाँ, यदि इस संबंध में तेरी अपनी मर्जी ना हो तो। नहीं भैया, दीपा तो मुझे भी पसंद है। तो फिर किसी दिन टटोल कर देखना उसका हृदय। देखूंगी भैया, शिवानी ने कहा और उसी समय अंदर आती दीपा को देखकर वह कमल से बोली, लीजिए भैया, शैतान की नानी को याद करो और नानी हाजिर, कहकर वह हंस पड़ी। कमल अपनी चेयर घुमाकर दीपा को देखने लगा। गर्मी के कारण दीपा के मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने शिवानी की बात के उत्तर में कुछ भी न कहा और बैठकर अपना पसीना पोंछने लगी। यह देखकर शिवानी उसके समीप आकर बैठ गई और बोली, लगता है बहुत थक गई है। हाँ, कहाँ कहाँ गई थी? 3-4 जगह। कहीं बात बनी? नहीं, दीपा ने धीरे से कहा। उसी समय कमल बोला, शिवा, यह बात शिष्टाचार के विरुद्ध है। कोई दिन भर का थका आ रहा घर आए तो पहले उससे चाय पानी के विषय में पूछा जाता है। सॉरी, यह बात तो मैं भूल ही गई थी। इतना कहकर शिवानी उठी और दीपा के लिए पानी ले आई। दीपा पानी तो पी चुकी तो शिवानी ने उससे पूछा, अब यह बता, ठंडा पिएगी अथवा गर्म? नहीं, अभी मन नहीं, सिर में दर्द है, इसलिए थोड़ी देर आराम करूंगी, दीपा ने एक ही सांस में कहा और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कमल एवं शिवानी उसे आश्चर्य से जाते देखते रहे। फिर शिवानी ने कमल से कहा, भैया, यह लड़की तो मेरे लिए कभी कभी बहुत ही पहेली बन जाती है। वह क्यों? कभी तो इतनी खुश रहेगी मानो संसार भर की खुशी मिल गई हो, और कभी उतनी उदास कि पूछिए मत। शिवा,
कुछ लोगों को समझना आसान नहीं होता। दीपा ने वैसे भी अपने जीवन में हजारों पीड़ाएं झेली हैं। हाँ, एक बात याद आई। दीपा जब बाहर जा रही थी तो क्या तूने उसे कुछ रुपए भी दिए थे? क्यों? बस का किराया और चाय वगैरह का खर्च? नहीं तो बस इसलिए उदास है तेरी सहेली। बेचारी पूरे दिन पैदल घूमती रही। क्या सोचा होगा उसने? यही ना कि हमने उसे पराया समझा। भैया, मैंने वास्तव में यह ना सोचा था। मैं तो भूल ही गई थी कि जब वह यहाँ आई थी तो उसके पास एक भी पैसा ना था। मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। इतना कहकर शिवानी बाहर चली गई। कमल अपनी व्हीलचेयर बरामदे में ले आया। तो मित्रों, स्पर्श का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सभी जान पहचान वालों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।